हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबों का टीम समर हिल के सीटेट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीटेट के सीडीपी के अध्याय 15वें की ओर बढ़ेंगे, जो होगा हमारा प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान के ऊपर आधारित। ये जो पाठ है, एक शिक्षक के रूप में आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ होने जा रहा है, क्योंकि जब हम बच्चों के बीच में जाते हैं तो हमें बच्चों को समझना पड़ता है, बच्चों को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। और इस पाठ में जो बच्चों की कैटेगरी बनाई गई है वे काफ़ी हद तक हमारे परिवेश से मिलती जुलती हैं। हम अपने परिवेश में अपने बच्चों को देखते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, कुछ बच्चे सृजनशील होंगे, कुछ बच्चे सामान्य बुद्धि के होंगे, कुछ बच्चे मंद बुद्धि के होंगे, कुछ बच्चे जड़ बुद्धि के भी होंगे। तो उन प्रत्येक बच्चों के जो विशेषताएं होती हैं और फिर जो समावेशी शिक्षा की वकालत की गई है आरटीई एक्ट 2009, एनसीएफ 2005 इत्यादि के द्वारा, तो उन संदर्भों को मिलाकर के एक अच्छा शिक्षण अधिगम वातावरण कैसे तैयार किया जाना चाहिए, एक अच्छा विद्यालयी वातावरण कैसे तैयार किया जाना चाहिए, एक शिक्षक के रूप में आप लोगों को यह समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए जानते हैं आज की क्लास में प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विशिष्ट बालक होते क्या हैं। विशिष्ट शब्द में जो विशेषण लगा हुआ है, विशिष्ट बालक, बालक के पहले लगा हुआ है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब जिसमें किसी न किसी प्रकार की विशेषता हो, और प्रत्येक बालक इस दृष्टि से देखें तो विशिष्ट बालक होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक में अपनी योग्यता होती है, अपना एक हुनर होता है जो अन्य किसी बालक में नहीं होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट है। विशिष्ट बालक के संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो। अब औसत से विशिष्ट यहाँ पे कहा गया है, तो औसत से विशिष्ट का मतलब है कि औसत से वो ज़्यादा भी हो सकता है या औसत से कम भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ना समझे कि केवल औसत से ज़्यादा ही होगा, औसत से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर औसत से कम भी हो सकता है। तो वैसे बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो, और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, तो वह विशिष्ट बालक कहलाता है। इसको इस पर एक बार फिर से समझेंगे कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। तो विशिष्ट बालक वैसे बालक होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि दृष्टि से औसत से विशिष्ट हो। औसत से विशिष्ट हो कहने का मतलब कि औसत से वो ज़्यादा भी हो सकता है या फिर औसत से कम भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही दृष्टि से अगर ऐसा कोई बालक होता है तो वह विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएगा। तो इस दृष्टिकोण से भी देखें तो प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि हर बालक जो है वो औसत की श्रेणी में खड़ा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो विशिष्टता उसमें होगी ही। तो विशिष्ट बालकों के मुख्य रूप से प्रकार कितने हैं, तो इसको देख लिया जाए। मुख्य रूप से 6 प्रकार बताए गए हैं विशिष्ट बालकों के। पहला जो है वो प्रतिभाशाली बालक है। प्रतिभाशाली यानी कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स, जिनमें काफ़ी ज़्यादा बुद्धिलब्धि होती है। आपने बुद्धिलब्धि वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वेस्लर का जो IQ चार्ट था उसमें 130 से ऊपर की जो कैटेगरी थी वो क्या थी, अति श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी थी। 130 से ऊपर जिनकी बुद्धिलब्धि होती है, IQ होती है। तो प्रतिभाशाली बालक वैसे ही IQ की श्रेणी में आते हैं जिनका IQ 130 से ऊपर का होता है। इसके बाद सृजनशील बालक। सृजनशील बालक जो होते हैं ये क्रिएटिव होते हैं, इनके अंदर थिंकिंग पावर ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। कुछ ना कुछ नया सोचते रहना, और जहाँ अन्य लोगों का जो सामान्य बच्चे हैं वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी ये कुछ ना कुछ नई तरकीब लगा देते हैं, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे बालक को सृजनशील बालक कहा जाता है। इसके बाद आता है पिछड़े बालक। यहाँ सामान्य बालकों को हटा दिया गया है। इसके बाद पिछड़े बालक। 2 श्रेणी जो हम लोग देख रहे हैं, प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक, ये सामान्य की जो श्रेणी है उसके ऊपर की श्रेणी है। ठीक है, तो जो 2 श्रेणी पहले की है
प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक की सामान्य श्रेणी से ऊपर की है। अब सामान्य श्रेणी से नीचे की श्रेणी पर आते हैं तो पिछड़े बालक, ठीक है, पिछड़े बालक जो सामान्य बच्चों से जिनका आईक्यू कम होता है। उसके बाद मंदबुद्धि बालक जो पिछड़े बालक से कम आईक्यू वाले होते हैं। इसके बाद है संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनमें संवेग बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। और छठा है बाल अपराधी, कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो गलत संगत में पड़ करके गलत आदतों को सीख लेते हैं, चोरी करना, किसी गलत संगत में रहना, कुछ नशा का सेवन करना इत्यादि, जो बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग प्रतिभाशाली बालक के बारे में डिटेल से जानेंगे। एक एक करके सारे बालकों के प्रकार के बारे में हम लोग आज डिटेल से सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि प्रतिभाशाली बालक किन्हें कहते हैं, इनकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो इनकी पहचान करने के ये तरीके हैं कि सबसे पहले तो बुद्धि लब्धि उनकी जो होगी वो 130 से ऊपर की होगी, काफ़ी ज़्यादा तीव्र दिमाग होगा उनका, चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेने की क्षमता उनमें होगी। सीखने की गति तीव्र होगी। स्पष्ट है कि जब बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है तो सीखने की गति काफ़ी तीव्र होगी। उनके पास एक विशाल शब्दकोश होगा, चूँकि वे सीख रहे हैं तेजी से तो उनका शब्दकोश भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज उनके पास ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जब चीज़ों को देखते हैं तो वो ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं और उनके मेमोरी में वो ज़्यादा देर तक रहता है, टिकता है। आपने एक बालक के बारे में सुना होगा, उसका नाम था कौटिल्य। तो वह बालक कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर भी आया था और उसने भी वहाँ भी सारे प्रश्नों के सही सही जवाब दिए थे। उसे पूरा भूगोल मालूम है, पूरे विश्व का भूगोल वह फटाफट बता देता है। तो ऐसे जो बालक होते हैं वे प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति, ऐसे बालकों की जो प्रवृत्ति होती है ये काफ़ी जिज्ञासु होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। इनके अंदर क्यूरियोसिटी कुट कुट कर भरी होती है, हर एक चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर एक नई चीज़ को जो भी देखेंगे तो उनके बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। इनके प्रश्नों का उत्तर देना प्राय शिक्षकों के लिए भी कठिन हो जाता है। आपने जेम्स वाट की कहानी सुनी होगी, आपने एडिसन की कहानी सुनी होगी। ये सब जब छोटे बालक थे तो इनके मन में ऐसे ही जिज्ञासु प्रश्न होते थे और ये अपने शिक्षकों से जब वे प्रश्न को पूछते थे तो शिक्षक भी इरिटेट हो जाते थे, चिढ़ जाते थे। तो आप जब टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्या आप भी वैसे ही टीचर की तरह चिढ़ जाएंगे या फिर उन बच्चों को एक नया रास्ता दिखाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण, इनकी जो अंतर्दृष्टि होती है, विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, ये भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं उन्हें भी विजुअलाइज करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात इनकी जो विजुअल पावर होती है और इंसाइट पावर जो होती है वो काफ़ी तेज होती है, काफ़ी दृढ़ होती है, काफ़ी मजबूत होती है। रुचियों का व्यापक क्षेत्र, इनकी रुचियों का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। अलग अलग चीज़ों को करने में ये रुचियाँ रखते हैं, किसी एक चीज़ में नहीं बल्कि विभिन्न चीज़ों को करने में ये रुचियाँ रखते हैं। इसीलिए इनका रुचियों का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी व्यापक होता है। अलग अलग चीज़ों में इन्हें इंटरेस्ट होता है, अलग अलग चीज़ों को ये सीखते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली बालक मिलेंगे जो बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। ठीक है। जोखिम उठाने की क्षमता, ऐसे बालकों में जोखिम उठाने की क्षमता होती है, रिस्क लेने की क्षमता रहती है। ये किसी भी बिंदु पर, किसी भी विषय पर रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद है नेतृत्व कौशल, ऐसे बालकों में नेतृत्व कौशल होता है। नेतृत्व कौशल कहने का मतलब लीडरशिप का गुण। ऐसे बालक जो हैं वो फ्रंट पर आकर के लीड करते हैं, अपनी टीम को आगे आकर के लीड करना, ये नेतृत्व कौशल कहलाता है। जब टीम को उनकी ज़रूरत हो तो वे आगे आते हैं और आगे आकर के फ्रंट से सामना करते हैं, इसको कहते हैं नेतृत्व कौशल। उच्च प्रतिस्पर्धात्मक गुण, हाईली प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव फीचर्स होते हैं इनमें। ये काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं और किसी भी चीज़ से ये प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में ये पीछे हटते नहीं हैं। इसके बाद विषय वस्तु के अलावा सहायक पुस्तकों का अध्ययन करना। ये विषय वस्तु के साथ साथ अन्य बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, जैसे कहानियों का
अध्ययन करते हैं, जैसे उपन्यास का अध्ययन करते हैं, जैसे नित्यदिन पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं, प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, तो ऐसे जो बालक होते हैं वे केवल पाठ्य पुस्तकों का ही अध्ययन नहीं करते हैं, अपितु अपने जो सिलेबस हैं उस सिलेबस से हट कर के भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत सारे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं। अब आते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उन्हें किस प्रकार से सपोर्ट मिलना चाहिए जब वे विद्यालय में आते हैं, विद्यालय परिवेश में आते हैं या फिर समाज में, परिवार में उन्हें किस प्रकार से सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आगे ले जा सकें। तो इसमें है सामान्य रूप से वर्गोन्नति। जब उनका क्लास आगे जाएगा तो वो सामान्य रूप से ही जाएगा, सामान्य बच्चों की तरह ही जाएगा, ताकि समावेशी शिक्षा की जो धारणा है, जो परिकल्पना है वो बनी रहे। दूसरा है कि शिक्षक का विशेष ध्यान। शिक्षक का ऐसे भी जो ऐसे बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, तो शिक्षकों का ध्यान ऑटोमेटिक उनके ऊपर चला ही जाता है। वे हमेशा ढूंढते हैं, यदि कोई बालक है जो काफ़ी पढ़ने में तेज है, वो चीज़ों को ज़्यादा समझता है, क्लास में रहेगा, अटेंटिव रहेगा, एकदम गौर से सीखेगा, और अगर किसी दिन वो नहीं आता है तो टीचर उसे ढूंढते हैं कि वो कहाँ गया, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो शिक्षकों का विशेष ध्यान होता ही है और ऐसे भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे बालकों के ऊपर शिक्षक का विशेष ध्यान होना चाहिए और अलग अलग तरह से उसे सहायता देनी चाहिए। केवल पाठ्यक्रम के द्वारा ही नहीं बल्कि पाठ्यक्रम से हटकर के भी उसे सहायता दी जानी चाहिए। नेतृत्व का प्रशिक्षण। ऐसे बच्चों को लीडरशिप का ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे आगे चल करके एक कुशल नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं, कुशल लीडर बन सकते हैं। तो अगर इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेंड किया जाए, खेल के माध्यम से किसी प्रकार के प्रोग्राम में शामिल करके इन्हें एक लीडरशिप का मौका दिया जाए, ट्रेंड किया जाए, तो ये आगे चल करके एक कुशल लीडर बन सकते हैं। इसके बाद है विशेष अध्ययन की सुविधाएं। विशेष अध्ययन, इन्हें विशेष अध्ययन की सुविधाएं दी जानी चाहिए। लाइब्रेरी उपलब्ध होना चाहिए, लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए और इन्हें वहां जाकर के अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो विशेष अध्ययन की सुविधाएं इन्हें प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो इनोवेटिव वेज है, इनोवेटिव यानी कि नवाचार के तरीके हैं, नवाचार के माध्यम है, और जो आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है उन्हें भी इन बच्चों को देना जरूरी होना चाहिए। इसके बाद है सामाजिक अनुभवों के पूर्ण अवसर। सामाजिक अनुभवों के पूर्ण अवसर इन बच्चों को मिलने चाहिए, समाज के साथ इंटरेक्शन इनका होना चाहिए। ये समाज और परिवार का दायित्व है। साथ ही साथ ये विद्यालय का भी दायित्व है कि विद्यालय अपने स्तर से किसी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करे और उन कार्यक्रमों में ऐसे बालकों को सामने लाए और समाज के सामने इंटरेक्ट करने का अवसर प्रदान करे, जिससे कि इन्हें सामाजिक अनुभव प्राप्त हो। क्योंकि जब तक सामाजिक अनुभव प्राप्त नहीं होंगे तो ऐसे बालक आगे जा कर के अपने आप को अलग थलग पाएंगे और इन्हें समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है, और ये गलत रास्ता भी पकड़ सकते हैं। इसके बाद है विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम। इनके लिए एक विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम भी तैयार होने चाहिए, ताकि जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वो सबको ध्यान में रख करके किया जाता है और उसमें थोड़ा सा लचीलापन होता है। लेकिन विशिष्ट बालक जो होते हैं ऐसे पाठ्यक्रम को तुरंत फटाफट पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम इनमें शामिल किए जाने चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए जिसका क्षेत्र थोड़ा व्यापक हो, विशिष्ट हो, तो ऐसे पाठ्यक्रम को भी ये आसानी से सीख लेंगे। इसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं अर्थात जो सिलेबस का पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ अन्य क्रियाएं, जैसे कि खेलकूद की गतिविधि, जैसे कि सामाजिक कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता इत्यादि जो हैं वो क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, ललित कला इत्यादि। इसके बाद है संस्कृति की शिक्षा। संस्कृति की शिक्षा यानी कि जो हमारा कल्चर है, तो हमारे कल्चर की शिक्षा भी इन्हें दी जानी चाहिए ताकि ये विरासत में अपने कल्चर को संभाल सकें और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये हस्तगत कर सकें। इसके बाद है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। व्यक्तित्व का इनका पूर्ण विकास होना चाहिए, इनकी पर्सनालिटी फुल्ली डेवलप्ड होनी चाहिए, अन्यथा ये कहीं भी भटक सकते हैं। तो इसके लिए परिवार को, विद्यालय को, समाज को प्रत्येक स्तर से ऐसे बालकों के बारे में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि ये
आने वाले समय में देश के, राष्ट्र के काम आ सकें और इनकी बुद्धि जो है वो मानवता के कल्याण के काम आ सके। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है सृजनशील बालक, क्रिएटिव चाइल्ड। सृजनशील बालक कैसे होते हैं? तो सृजनशील बालक के अंदर क्रिएटिविटी क्षमता होती है, वे कुछ नया सोचते हैं, वे कुछ नया करते हैं, वे कुछ नया बनाते हैं। तो ऐसे बालक सृजनशील बालक कहलाते हैं जिनमें नवीन सोच की क्षमता हो, जिनमें नवीन सोच की क्षमता हो, जो नवाचार कर सकते हों, जिनके अंदर क्रिएटिविटी हो। वे उन जगहों पर भी रास्ता बना लेते हैं जहां सामान्य बच्चों को रास्ता नज़र नहीं आता है। तो सृजनशील बालकों के संबंध में हम क्या कहेंगे कि सृजनशील बालक वैसे बालकों को कहते हैं जिनमें नवीन ज्ञान मौजूद हो, जो नवीन सोच रखते हों, जो नया करने की क्षमता जिनमें हो। ठीक है, इस संदर्भ में जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। क्रिएटिविटी है क्या? सृजनात्मकता है क्या? तो किसी नई चीज़ का आविष्कार करना जो पहले नहीं थी। ठीक है, जो पहले नहीं थी और उस चीज़ को डेवलप करना, उस चीज़ का विकास करना, उस चीज़ का निर्माण कर देना सृजनात्मकता कहलाती है। और सृजनात्मकता के तत्व के संदर्भ में गिलफोर्ड महोदय ने बताया है कि तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की पुनर्व्याख्या, सामंजस्य और अन्य के विचारों में परिवर्तन ला देने की क्षमता जिनमें होती है, वैसे बालक सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। तो गिलफोर्ड महोदय के अनुसार सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं? तो तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तात्कालिक स्थिति का मतलब क्या होता है? तात्कालिक स्थिति यानी कि एट द टाइम, उस समय उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उस समय जितने भी बालक हैं, सामान्य बालक, विशेष बालक, सभी बालक एक साथ बैठे हुए हैं और कोई घटना घटित हो रही है, तो उस तात्कालिक स्थिति से परे जाकर के सोचने की क्षमता होनी चाहिए। सृजनशील बालक ऐसे बालक होते हैं जो तात्कालिक स्थिति से परे जाकर के भी सोच सकते हैं। दूसरा है कि समस्या की पुनर्व्याख्या। जो समस्या उनके सामने रखी जाती है उसकी वे पुनर्व्याख्या अपने तरीके से कर सकते हैं। वे समस्याओं को दरअसल समझ लेते हैं कि समस्या है क्या और इस समस्या का समाधान किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है सामंजस्य। वे परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा लेते हैं। जिन भी परिस्थितियों में उन्हें डाल दिया जाता है तो उन परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा लेना, ये सृजनशील बालक की पहचान होती है। इसके बाद है अन्य के विचारों में परिवर्तन। वे अपने थॉट से दूसरों का थॉट भी बदल सकते हैं। ऐसे सृजनशील बालक होते हैं। यानी कि सृजनशील बालकों में यह क्षमता होती है कि वे अपने विचार से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और दूसरों के विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। सृजनशील बालकों की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? कोई बच्चा हमारे सामने आया और हम कैसे पता करेंगे कि वह बच्चा सृजनशील बालक है, वह उसके अंदर क्रिएटिविटी क्षमता है? तो ये कुछ बिंदुएं हैं जिनके द्वारा हम उनकी पहचान कर सकते हैं। पहला है स्वतंत्र निर्णय की क्षमता। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। स्वतंत्र निर्णय का मतलब वे किसी अन्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनमें अपने फैसले खुद लेने की क्षमता होती है। वे जो करना चाहते हैं वे खुद करके दिखाते हैं, दूसरों के भरोसे बैठते नहीं हैं। तो ऐसे बालक सृजनशील बालक कहलाते हैं और ये उनके पहचान की पहली कड़ी है कि स्वतंत्र निर्णय की क्षमता उनकी होती है। उनका जो भी निर्णय होता है वो उनका अपना होता है। और इसी संदर्भ में स्वायत्ता भी है, ऑटोनॉमी भी है। तो स्वायत्ता भी वही बिंदु है कि उनके पास अपने खुद की कैपेसिटी होती है। वे किसी चीज़ के ऊपर निर्णय लेने के लिए खुद अपने आप में सक्षम होते हैं, अन्य के ऊपर, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। इसके बाद है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, वे चीज़ों के प्रति संवेदनशील होते हैं, घटनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और अपने आसपास हो रही घटनाओं को बहुत ही बारीकी से परखते हैं और उस संदर्भ में कुछ नया कर देना, कुछ जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा कर देना या
भविष्य के बारे में भी वे सोच सकते हैं और उसके अनुरूप अपना एक रोड मैप बनाते हैं और उसके ऊपर चल करके कुछ नया चीज़ देते हैं जिससे संसार को लाभ होता है। इसके बाद है मौलिकता। सृजनशील बालकों में मौलिकता होती है, वे दूसरों की नकल नहीं करते हैं, उनका जो भी कुछ होता है वो अपना होता है, उनके अपने अनुभव होते हैं, अपना एक्सपीरियंस होता है, वो अपनी खोज प्रवृत्ति होती है उनकी, और वे जो भी नया करते हैं उनमें मौलिकता होती है। मौलिकता का अर्थ हुआ कि जो भी हो ओरिजिनल हो, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि किसी के देखा देखी, दूसरों का देखा देखी करके नकल करके कुछ तैयार कर देना। तो सृजनशील बालक ऐसे नहीं होते, वे अपनी चीज़ों को खुद तैयार करते हैं, उनके अपने अंदर की जो थिंकिंग पावर है उससे वे नई चीज़ों का निर्माण कर देते हैं। तो इसी के कारण उनके द्वारा निर्मित किए गए वस्तुओं में मौलिकता होती है, चाहे वो वस्तु हो, विचार हो, कुछ भी हो, तो उसमें मौलिकता तभी आएगी जब वह बालक सृजनशील होगा। अगला जो है दृष्टिकोण में भिन्नता। एक ही चीज़ को देखने का प्रत्येक व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, तो उसी प्रकार से सृजनशील बालकों के दृष्टिकोण में भी सामान्य बालकों की तुलना में भिन्नता पाई जाती है। सामान्य बालक किसी चीज़ के बारे में जो सोच रखते हैं, जरूरी नहीं कि सृजनशील बालक भी वही सोच रखेंगे, वे कुछ अलग सोच भी रख सकते हैं। तो दृष्टिकोण में भिन्नता होती है। स्वायत्तता की चर्चा तो हो ही गई। हंसमुख प्रवृत्ति, हंसमुख प्रवृत्ति के बालक होते हैं सृजनशील बालक। मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा हंसते रहना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्सेल प्रवृत्ति का नहीं होना, चिड़चिड़ापन नहीं होना, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का नहीं। हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, मिलनसार होते हैं। तो इन सारे बिंदुओं के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं सृजनशील बालकों की। अब अगला जो टॉपिक है सृजनात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। हाउ कैन बी डेवलप क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। हम लोग अपने छात्रों में रचनात्मकता, सृजनात्मकता का विकास कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सृजनात्मकता का होना एक स्वाभाविक गुण भी है और यह पैदा भी किया जा सकता है मोटिवेशन के द्वारा, प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा यह पैदा भी किया जा सकता है। तो सृजनात्मकता का विकास कैसे हो सकता है, तो इसके ऊपर जो टॉपिक्स हैं, तथ्यों का अधिगम। तथ्यों का अधिगम होना जरूरी है। जो भी बच्चे हैं उन्हें तथ्यों का अधिगम देना, जो भी फैक्ट्स हैं किसी वस्तु के बारे में, जो फैक्ट्स हैं। अब जैसे कि विज्ञान हम लोग पढ़ाते हैं, तो विज्ञान में पदार्थ है, तो पदार्थ क्या है, तो इसके संदर्भ में जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य हैं, वो सारे तथ्य बच्चों को समझाना। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं, तो सारे फैक्ट्स को विजुअलाइज कर देना बच्चों के सामने, तब उनमें जाकर के सृजनात्मकता का विकास होगा। वे और ज़्यादा सोचेंगे उसके संदर्भ में। जैसे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन आगे चल करके हम लोग पढ़ते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं। अब जब 5 अवस्थाओं के बारे में बच्चे सोचते हैं तो उनके मन में उस उत्सुकता जगती है, क्यूरियोसिटी का भाव उत्पन्न होता है, और वे ज़्यादा सीखने को उत्सुक होते हैं कि 5 अवस्था कैसे हो गई और ये कौन कौन सी अवस्थाएं 2 और नहीं हैं। तो जब उन्हें और इसके बारे में बताया जाता है बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट के बारे में, तो उन्हें पता चलता है कि वैज्ञानिक भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने नई अवस्था का निर्माण किया है, नई अवस्था के बारे में बताया है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें अभी प्रकृति में छुपी हुई हैं, हम उसका आविष्कार कर सकते हैं, हम उसे ढूंढ सकते हैं। तो जब तथ्यों का अधिगम होगा बच्चों में, तो उनमें सृजनात्मकता का विकास होगा। इसके बाद है मौलिकता। हम जो भी पढ़ाएं बच्चों को वो मौलिक हो, किसी की नकल की हुई चीज़ें ना हो और बच्चों से जुड़ी हुई हो। और एनसीएफ का भी कहना है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने का मूल तात्पर्य यही है कि ज्ञान को बच्चों के दैनिक अनुभव से, उनके जीवन के अनुभव से जोड़ना। बच्चे जिस परिवेश में रह रहे हैं तो ज्ञान तो वहाँ भी है, ऐसा तो नहीं है कि वे जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं होती है। तो ज्ञान की बातें वहाँ भी होती हैं। हमें पाठ्यक्रम से उस चीज़ को, उस टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से एवं उनके परिवेश के वातावरण से जोड़ना ही दरअसल मौलिकता है। इसके बाद है मूल्यांकन। सृजनात्मकता का विकास तब होगा जब हम
बार बार मूल्यांकन करते रहेंगे, लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे, और इसीलिए सीसीई को लाया गया है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसके माध्यम से भी सृजनात्मकता का विकास हो सकता है। इसके बाद है समस्याओं के स्तर की पहचान। जो भी बच्चे आपके पास आते हैं तो प्रत्येक बच्चों के साथ कुछ ना कुछ समस्या होती है, तो उन समस्याओं को पहचानना, समस्याओं के स्तर को पहचानना और उस समस्या को दूर करने की योजना बनाना, बच्चों को उन समस्याओं से दूर करने में हेल्प करना, ये सृजनात्मकता का विकास हो सृजनात्मकता के विकास में सहायक हो सकता है। क्योंकि जब तक बच्चों के अंदर समस्याएं होंगी, बच्चे अपने मन में द्वंद्व पाले रहेंगे, तब तक उनके मन में रचनात्मक विचार नहीं आएंगे, और जब तक रचनात्मक विचार नहीं आएंगे तब तक वे सृजनात्मक विकास नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है पाठ्य संबंधी क्रियाएं। पाठ्य संबंधी क्रियाओं का मतलब है कि जो भी पाठ पढ़ाए जाते हैं उनके ऊपर गतिविधि हो, गतिविधि आधारित हो, ताकि उनमें सृजन का भाव उत्पन्न हो। विज्ञान पढ़ा रहे हों चाहे हिंदी पढ़ा रहे हों, दोनों में सृजनात्मकता हो सकता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हो सकती हैं। अब हिंदी में कोई कहानी को पढ़ा लिया गया तो कहानी के ऊपर रोल प्ले किया जा सकता है, कहानी के ऊपर अभिनय किया जा सकता है, उसमें जो पात्र हैं बच्चों को उन पात्रों को निभाने के लिए दिया जा सकता है। इससे क्या होगा कि उनमें क्रिएटिविटी आएगी। कविता पढ़ा रहे हैं तो कविता पढ़ाने के दौरान बच्चों को गाने के लिए दे दिया गया, तो क्या हो सकता है इससे बच्चों में रचनात्मकता विकास हो सकती है, रचनात्मकता का विकास हो सकता है, और उनमें नई चीज़ों को करने के प्रति उत्सुकता की भावना जगेगी और वे नई चीज़ों को करने के प्रति ज़्यादा प्रवृत्त होंगे। इसके बाद है सृजनात्मकता का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ क्रिएटिविटी। हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे के अंदर सृजनात्मक गुण मौजूद हैं? तो इसके लिए क्या क्या उपाय हैं? तो इसमें पहला है चित्रपूर्ति परीक्षण। आप लोगों ने देखा होगा कि पाठ में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, बहुत तरह की ऐसी समस्याएं दी जाती हैं कि चित्र को आधा छोड़ दिया जाता है, आधा बच्चों को पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो चित्रपूर्ति परीक्षण। साथ ही एक जिग्सॉ पहेली होती है। जिग्सॉ पहेली में क्या होता है कि एक चौखटे में कोई पिक्चर होती है और वह पिक्चर अलग अलग टुकड़ों में बटी होती है, और प्रत्येक टुकड़े का एक डिजाइन होता है। कोई यहाँ से कटा होता है, कोई यहाँ से कटा होता है, और उनको जो है बच्चों को जोड़ना होता है। प्रत्येक टुकड़े अलग अलग होते हैं और उन टुकड़ों को मिला करके एक ही कोई चित्र बनता है। तो उस चित्र को बनाने के लिए बच्चों को जो है वो टुकड़े एक साथ अरेंज करने होते हैं। ऐसा आपने मोबाइल में भी देखा होगा, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई पिक्चर रहती है, पिक्चर के अलग अलग टुकड़े होते हैं और टुकड़ों में एक सांचा तरह का बना होता है जो आपस में जुड़ सकते हैं। तो उन सांचों को जोड़ लेने की क्षमता अगर बच्चों में है तो इसका मतलब बच्चे में सृजनात्मकता का गुण है। तो चित्रपूर्ति परीक्षण के बाद उत्पाद सुधार कार्य है। उत्पाद सुधार कार्य के द्वारा भी बच्चों की सृजनात्मकता का पता लगाया जा सकता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई उत्पाद, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें जानबूझ करके कुछ मिस्टेक कर दिया जाएगा और उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए बच्चों को दिया जाएगा और पता किया जाएगा कि बच्चे क्या उन मिस्टेक्स को सुधार पाते हैं। इसके बाद है वृत्त परीक्षण। वृत्त परीक्षण में भी विभिन्न चित्रों को बना करके उनको सजाने के लिए या फिर वर्गीकरण करने के लिए दे दिया जाता है। फिर विविध वस्तुओं के मॉडल का निर्माण। अलग अलग चीज़ों का मॉडल बनाना सृजनात्मक बच्चों का एक लक्षण होता है। वे बेकार पड़ी हुई वस्तुओं से भी विभिन्न प्रकार के मॉडल बना देते हैं। तो ये था सृजनात्मकता का परीक्षण। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक की ओर। आइए देखते हैं अन्य टॉपिक्स को। अगला टॉपिक हमारा है पिछड़े बालक एवं उनकी पहचान। जो बालक पिछड़े हैं, किस रूप में? बौद्धिक रूप में, ठीक है। बौद्धिक रूप से जो पिछड़े हैं उनकी पहचान। तो ऐसे छात्र जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं, पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। इनका IQ सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालकों की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए इन्हें पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें मंदबुद्धि बालक भी कहते हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे?
तो इनके पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि सीखने की गति धीमी। कोई भी चीज़ सीखने में इन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, चाहे वो फैक्चुअल नॉलेज हो, चाहे वो एक्टिविटी आधारित नॉलेज हो। किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को सीखने में इन्हें काफ़ी वक्त लगता है। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों में भी रुचि ना लेना। ऐसे बालक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, अंतर्मुखी प्रतिभा के होते हैं। किसी से ज़्यादा मिलना बोलना नहीं, नज़रें नीचे रखना, कक्षा में पीछे बैठना और सामाजिक कार्यों में अरुचि, सांस्कृतिक कार्यों में आगे ना आना, भाषण, वाद विवाद, खेलकूद, इन सब में भी उनकी भागीदारी नगण्य होती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ। ऐसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, यानी कि उनकी जो मन स्थिति होती है वो निम्न प्रवृत्ति की होती है। उनकी सोच अच्छी नहीं हो पाती है, वे समाज से घुल मिल नहीं पाते हैं, अपने हम उम्र के बच्चों से भी वो ज़्यादा खुल करके बातें नहीं कर पाते हैं। जीवन में निराशा का अनुभव। वे जीवन में निराशा का अनुभव महसूस करते हैं। उनके लिए जीवन जो है वो एक बेकार व्यर्थ सी चीज़ होती है। सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में विफलता। ऐसे बच्चों को सामान्य जो शिक्षण पद्धति होती है, जिस पद्धति के माध्यम से सारे बच्चों को कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो मंदबुद्धि के पिछड़े बालक होंगे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे नहीं सीख पाते हैं उन विधियों के माध्यम से। उन्हें गतिविधि आधारित शिक्षण दे करके भी और उसमें भी लगातार बार बार प्रयास करने के बाद उन्हें कुछ सिखाया जा सकता है। और मंदबुद्धि बालक की बात करें तो मंदबुद्धि बालक पिछड़े बालकों से भी एक कदम नीचे होते हैं, यानी कि उनसे भी और ज़्यादा नीचे होते हैं। ऐसे बालक जिनके मस्तिष्क और बुद्धि इतने कम विकसित होते हैं कि उनमें मानसिक क्षमताएं कम विकसित हो पाती हैं। मानसिक क्षमताएं ही कम विकसित हो पाती हैं और फिर उन्हें पढ़ने लिखने और समायोजन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बालक जिनके मस्तिष्क और बुद्धि इतने कम विकसित होते हैं कि उनमें मानसिक क्षमताएं कम विकसित हो पाती हैं और उन्हें पढ़ने लिखने व समायोजन करने में कठिनाई होती है। कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके ऊपर देख लेते हैं। तो कारण पहला है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी यानी कि हेरिडिटी फैक्टर इसके पीछे एक बड़ा प्रमुख कारक है कि माता पिता के एवं उनके अन्य पूर्वजों के जो जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो यदि बच्चे के माता पिता एवं उसके अन्य पूर्वज मंदबुद्धि श्रेणी के रहे हैं तो बहुत संभावना है कि वह बालक भी मंदबुद्धि का हो। दूसरा है कुपोषण। कुपोषण के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है और हमारे समाज में खास करके बिहार को देखा जाए तो बिहार में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है और कुपोषण के कारण बच्चों में जो क्षमताएं डेवलप होनी चाहिए मेंटल स्तर पर भी और फिजिकल स्तर पर भी, दोनों में से वो कोई हासिल नहीं कर पाते हैं। तीसरा है पारिवारिक पिछड़ापन। पारिवारिक पिछड़ापन भी एक बड़ा कारक है, क्योंकि जब परिवार ही पिछड़ा हुआ है तो फिर बच्चा मानसिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ा रह जाता है। तो ऐसी स्थितियों के कारण मंदबुद्धि बालकों में जो बुद्धि होती है उनकी वो क्षीण होती है। अब इसके बाद आते हैं समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रेंस। तो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रेन कैसे होते हैं? तो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रेन वैसे बालकों को कहा जाता है जिनमें कुछ गलत आदतें होती हैं, जैसे चोरी करना, नशा करना, गलत संगत में रहना इत्यादि। तो ऐसे बच्चों में ये भावनाएं कैसे आ जाती हैं? क्या वे बचपन से ही चोर होते हैं? नहीं, बचपन से कोई विद्वान या बचपन से कोई चोर नहीं होता। वातावरण का प्रभाव, परिवार का प्रभाव, समाज का प्रभाव, संगति का प्रभाव, इन सब के साथ साथ उसके अंदर के जो कुछ अभिवृत्तियां हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो समस्यात्मक बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जिनमें कुछ गलत आदतें हों। और वैसे बालकों के कुछ प्रकार बनाए गए हैं। इनमें से पहला है चोरी करने वाले बालक, पिकर चिल्ड्रन इनको कहते हैं। ये जो बालक होते हैं इनकी मनोवृत्ति जो होती है वो काफ़ी अशांत होती है, काफ़ी चंचल होती है और दूसरों की चीज़ों पे ये ज़्यादा ध्यान देते हैं और
इन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। और यदि वो सक्षम नहीं है, सबसे पहले तो वह बच्चा अपने माता पिता से मांग करता है। यदि माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वे बच्चों को कहाँ से देंगे। लेकिन उसके मन में भावनाएं जो हैं वो प्रबल हो रही हैं कि मुझे वह चाहिए तो चाहिए। सपोज दैट अगर बच्चे ने अपने किसी दोस्त के हाथ में घड़ी देखी तो उसके मन में भी बात आ गई कि मुझे भी घड़ी पहननी है और किसी भी तरह से पहननी, एनी हाउ। अब वो सबसे पहले तो कोशिश करता है कि अपने मम्मी पापा से जाकर के मैं मांग लूँ। लेकिन यदि मम्मी पापा उसके सक्षम नहीं है देने में तो फिर वह दूसरा उपाय लगाएगा। अब चूंकि उसमें आत्मनियंत्रण नहीं है, उसे सही गलत उचित अनुचित में फ़र्क नहीं पता है, तो वह उस बच्चे की घड़ी को चुरा भी सकता है और यहीं से उसे चोरी करने की आदत लग जाती है। तो चोरी करने वाले जो बालक होते हैं उनमें चोरी करने का यह गुण कैसे विकसित हो जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अज्ञानता सबसे पहली जो बात है कि वह अज्ञान होता है। हमें साइकोलॉजी समझनी है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझनी है। बच्चा कैसे चोरी करने लग गया, बच्चे के अंदर आखिर कैसी यह भावना आ गई कि मैं दूसरे की चीज़ को अपना बना लूं और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। तो उसके पीछे सबसे जो पहला फैक्टर अज्ञान था। उस बच्चे को ज्ञान नहीं है कि वह जो करने जा रहा है वो गलत है या सही है, उचित है या अनुचित है। दूसरा है उच्च स्थिति की इच्छा। बच्चों में यह भावना होती है जब वे अपने सहपाठी में, अपने पीयर ग्रुप में आते हैं, तो अगर उनके पीयर ग्रुप में 2-4 लड़के हैं जो काफ़ी अच्छी आर्थिक स्थिति वाले घरों से बिलोंग करते हैं, काफ़ी समृद्ध परिवार से हैं और वे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके पास कुछ एसेसरीज होते हैं, जूते होते हैं, और जो साधारण बच्चा है, जो पिछड़े वर्ग का बच्चा है, वह जब उन दोस्तों के साथ होता है या उन लड़कों के साथ होता है, उन्हें देखता है, उन्हें वॉच करता है, तो उनके मन में यह भावना विकसित हो जाती है कि यदि उनके पास ये सारी चीज़ें हैं तो मेरे पास क्यों नहीं, तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मुझे भी उनके जैसा बनना, मुझे भी उनके जैसा जूता पहनना, मुझे भी उनके जैसे ड्रेस पहनने, मुझे भी उनके जैसा घड़ी पहनना है, मुझे भी चश्मा लगाना है, आदि आदि। तो ऐसी जब भावना घर कर जाती है तो इसी भावना को क्या कहते हैं, उच्च स्थिति की इच्छा। इसके बाद है माता पिता की अवहेलना। माता पिता की बातों को वे नहीं मानते हैं, लेकिन नहीं मानने के पीछे का साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो वो जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता होती है उसकी मांग वे माता पिता से ही करते हैं, लेकिन माता पिता बहुत सारे कारणों से उनकी उस मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति हो सकती है। लेकिन जब उस बच्चे की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो वे बच्चे माता पिता की अवहेलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि आए तोरा से कुछ मांगो, ये तो देबे नहीं करे हैं, हमने सुनबो तोर बात। तो वे बच्चे जो हैं माता पिता की अवहेलना शुरू कर देते हैं। साहस दिखाने की भावना, एक ये भी भावना होती है कि मेरे में साहस है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं उसकी सामान चोरी कर सकता हूँ, तो यह भी एक भावना हो सकती है। आगे है आत्मनियंत्रण का अभाव। आत्मनियंत्रण का अभाव बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। कुछ लोग गलत रास्ते पे चल पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ट्रेनिंग पाने के बाद सुधर जाते हैं। आत्मनियंत्रण होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है कि अपने आप पर नियंत्रण रखना, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, इसको कहते हैं आत्मनियंत्रण। हमारे जो इंद्रिय हैं उनके ऊपर यदि हमारा वश हो जाए तो हम कहेंगे कि हम अपने आत्मनियंत्रण में हैं, सेल्फ कंट्रोल इसको कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल में नहीं होता है तो उसे बाहरी प्रवृत्तियाँ ज़बरदस्ती उससे वे दबाव डालती हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम ऐसा करो तभी तुम सुखी होगे, तभी तुम्हारे पास भी ये सारी चीज़ें होंगी, और तब बच्चा जो है वैसी परिस्थिति में मजबूरन चला जाता है। आगे है चोरी की आदत। धीरे धीरे एक बार अगर बच्चे ने चोरी की तो धीरे धीरे उसके अंदर यह आदत डेवलप कर जाता है और वो बार बार चोरियां करने लगता है, और धीरे धीरे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जैसे यदि किसी को नशा की लत लग जाती है, कोई शराब का सेवन करने लग जाता है,
तो फिर उसे चाहिए ही चाहिए, शराब से उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक कि उसे शराब ना मिल जाए तो उसे चैन नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हैबिचुअल हो जाता है। बच्चे जब चोरी करने की आदत पकड़ लेते हैं तो ये उनकी आदत में शुमार हो जाता है। वे कहीं भी कोई भी चीज़ देख लेंगे जो उन्हें अट्रैक्ट करे तो वे सोचेंगे कि ये मेरा होना चाहिए, और वे किसी न किसी तरीके से तरकीब लगा करके उसे चुरा लेते हैं। इसके बाद आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाना हो। घर की आर्थिक स्थिति के कारण बहुत सारे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो कुछ बच्चों में ऐसा हो जाता है, ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि यदि घर से नहीं मिल रहा है तो चलो चुरा लेते हैं। तो ये सारे जो कारण हैं, इन कारणों के कारण जो बालक चोरी करने वाले होते हैं उनके पीछे ये सारे कारण मौजूद हैं। अब है बचाव, कि ऐसे बच्चों में चोरी करने का गुण डेवलप ना हो, या सामान्य जो बालक है उसमें चोरी करने का गुण डेवलप ना हो, तो उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। मान लीजिए यदि किसी बच्चे ने पहली बार चोरी की है, फर्स्ट टाइम, अपने जीवन में फर्स्ट टाइम उसने चोरी की है, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोषारोपण नहीं करना। कुछ लोग तो मजाक में भी बोल देते हैं कि तुम चोर हो, तुम ही ने चोरी की है। लेकिन यदि बच्चे को समझाया जाए उसी स्थिति में, उसी स्टेज में, जब वो पहली बार चोरी किया है, जब वो पहली बार सही गलत और उचित अनुचित में अंतर समझने लायक हुआ है, तो उसी समय एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना चाहिए ताकि बच्चा समझ सके। दोषारोपण नहीं करना है। बच्चे को यह दोष नहीं देना कि तुम चोर हो, तुम ही ने चोरी की है। यदि उसने चोरी की भी है और ये फर्स्ट टाइम है, तो एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, हमारा यह फ़र्ज बनता है कि हम बच्चों के ऊपर दोषारोपण ना करें, बल्कि उसे हकीकत समझाएं, उसे चीज़ों को समझाएं कि तुमने क्या किया है, ये करना तुम्हारे लिए गलत है। दूसरा है आत्मनियंत्रण की भावना का विकास। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, आत्मनियंत्रण कैसे आएगा, अपने ऊपर कंट्रोल कोई कैसे कर सकता है। तो इसके लिए बहुत बड़े ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक चिंतन की आवश्यकता होती है। तो उसके माध्यम से आत्मनियंत्रण की भावना का विकास किया जा सकता है। इसके बाद है उचित और अनुचित कार्यों के अंतर को समझाना। क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सब चीज़ों को डिटेल से बच्चों को समझाना चाहिए, उदाहरण देकर के समझाना चाहिए। और चौथा है माता पिता का व्यवहार। पांचवा है उचित आवश्यकताओं की पूर्ति। माता पिता का व्यवहार बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले माता पिता के संपर्क में रहते हैं। सबसे पहला उसकी जो दुनिया होती है वह माता पिता ही होते हैं। तो माता पिता के जो भी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उससे बच्चा इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्ट प्रभावित होता है। और ऐसे में माता पिता का जो व्यवहार होता है वो बच्चों को प्रेरित कर सकता है, किसी भी ओर प्रेरित कर सकता है, अच्छा बनने की ओर या बुरा बनने की ओर। यदि माता पिता बच्चे की अवहेलना करते हैं, बच्चे की उपेक्षा करते हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर बच्चा बिगड़ जाएगा, निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। लेकिन यदि बच्चे के ऊपर माता पिता ध्यान देते हैं, उसे हर चीज़ समझाते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो बच्चे निश्चित रूप से अच्छे रास्ते पे चलेंगे। और पांचवा जो कारक है कि उचित आवश्यकताओं की पूर्ति, जो बच्चों के लिए उचित हो, उपयुक्त हो, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी माता पिता का फर्ज है। लेकिन बहुत तरह की परेशानियों के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को यथास्थिति से परिचित भी करा देना चाहिए, बच्चों को कंडीशन से समझा देनी चाहिए। तो हो सकता है कि बच्चे के समझ में बात आ जाए और वह चोरी करना ना सीखे। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है झूठ बोलने वाले बालक।
तो झूठ बोलने बालक की भी एक श्रेणी होती है। ऐसे बालक जो है बात बात पे झूठ बोल जाते हैं, और इसके पीछे कारण क्या होता है, कभी कभी तो वे मनोरंजन के लिए भी झूठ बोलते हैं। आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया। एक बालक जो है भेड़े चराने जाया करता था और झूठ मूठ के वो चिल्लाता था कि भेड़िया आ गया और उसने भेड़ों को खा लिया। गांव के लोग सुनते थे तो मदद करने के लिए जाते थे, लेकिन वहां जाने के बाद देखते थे कि कोई भेड़िया नहीं आया और उसे ऐसा करने में मज़ा आने लगा। तो मनोविनोद यही भावार्थ है कि बच्चों को कभी कभी क्या होता है कि दूसरों को सताने में मज़ा आने लगता है और वे झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। दुविधा, कभी कभी बच्चे दुविधा में पड़ जाते हैं और वे मजबूरी में भी झूठ बोल देते हैं। फिर है मिथ्याभिमान। मिथ्याभिमान का मतलब होता है झूठ मूठ का गर्व होना, अपने आप को झूठ मूठ करके बढ़ा चढ़ा कर बोलने के लिए वे झूठ पर झूठ बोलते हैं। उसके बाद है प्रतिशोध, बदले की भावना। किसी से बदला लेने के लिए वे भी झूठ बोल देते हैं। सपोज दैट यदि किसी बच्चे ने किसी अन्य बच्चे के कारण शिकायत, कभी डांट सुनी हो, तो वह क्या करेगा कि झूठ मूठ का उसका शिकायत टीचर से जाके कर देगा कि सर इसने मुझे मारा या उसने मुझे गाली दी, ये वो कह दिया। तो प्रतिशोध की भावना से भी झूठ बोलता है बच्चा। उसके बाद है स्वार्थ। अपना जो स्वार्थ है उसकी पूर्ति के लिए भी बच्चे कभी कभी झूठ बोल देते हैं। उसके बाद है वफादारी। कभी कभी किसी की वफादारी में भी झूठ बोल दिए जाते हैं। यदि आप किसी के बहुत वफादार हैं और दूसरों के सामने आपसे उसके बारे में पूछा जाता है तो आप झूठ मूठ करके उसकी बड़ाई कर दोगे, तो ये वफादारी भी झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद है भय, डर के कारण भी बच्चे झूठ बोल देते हैं। तो ये सारे कारण जो है झूठ बोलने वाले बालकों में पाए जाते हैं। अब इसके बाद है क्रोध करने वाले बालक। क्रोध करने वाले यानी कि बात बात पे गुस्सा करने वाले, चिढ़ जाने वाले, जिद्दी मचा देने वाले बालक। तो इसके पीछे कारण क्या क्या होते हैं? तो उद्देश्य प्राप्ति में बाधा। अगर बच्चों की उद्देश्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो उन्हें क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। खेल, कार्य या इच्छा में बाधा। वे कोई खेल कर रहे हैं या किसी काम में लगे हुए हैं या किसी चीज़ की इच्छा है कि माँ मुझे खिलौना लेना है, लेकिन माँ कहती है कि अभी खिलौना नहीं दिलाऊंगी, तो बच्चे के मन में क्या होता है? क्रोध उत्पन्न हो जाता है, गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। किसी विशेष स्थान पर जाने से रोका जाना। कभी कभी बच्चे जिद करने लगते हैं कि मुझे कहीं घूमने जाना है या किसी की शादी में जाना है। माता पिता को लगता है कि बच्चा अभी छोटा है, अकेला नहीं जा पाएगा, तो मना करते हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि मुझे रोका जा रहा है, ज़बरदस्ती मुझसे मेरे साथ की जा रही है। तो क्या होता है कि बच्चे के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। किसी वस्तु का छीन लिया जाना। उससे अगर किसी वस्तु को छीन लिया जाता है तो भी उसके मन में गुस्सा उत्पन्न होता है। निराशा और अस्वस्थता के कारण भी गुस्सा उत्पन्न होता है। किसी चीज़ को लेकर के वे निराशा में चले जाते हैं, और यदि कोई उस बच्चे को समझाने के लिए जाता है तो वे उसके ऊपर उल्टा गुस्सा करते हैं। अस्वस्थता यानी कि बीमारी, रोग के समय में भी क्रोध उत्पन्न होता है। इसके बाद है चौथा बाल अपराधी। बाल अपराधी ऐसे बालक होते हैं जो किसी कारणवश, चाहे वो पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, संगति का असर हो, वे ऐसे कार्यों को करने लग जाते हैं जो कानूनन और सामाजिक रूप से गलत है। तो ऐसे बालकों को बाल अपराधी कहते हैं। इस संदर्भ में एक लाइन है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, परिस्थितियां उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती हैं। और ये परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके पीछे हमें जाना होगा, तभी हम बाल अपराध करने से रोक सकते हैं या बच्चे को बाल अपराधी बनने से रोक सकते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों के पीछे एक डिटेल में जाना होगा। तो उन परिस्थितियों में से कुछ कारक हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला तो है पारिवारिक पृष्ठभूमि। पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। मान लिया जाए कि अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि ही अपराधियों की है तो ये काफ़ी हद तक स्वाभाविक है कि बच्चा भी कैसा होगा तो उसके अंदर भी आपराधिक गुण मौजूद रहेंगे। दूसरा है मित्र मंडली। मित्र मंडली यानी कि दोस्तों की संगति। अगर मित्र मंडली में उसके सारे दोस्त आपराधिक किस्म के हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जैसे कि कोई नशा करने वाला है, कोई चोरी करने वाला है, तो इस तरह के संगति में रहने के बाद बच्चों में भी वही सारे गुण डेवलप कर जाते हैं
और वे भी बाल अपराध की श्रेणी में चले जाते हैं। इसके बाद है मनोविकार। कभी कभी किसी खास बच्चे में मनोविकार उत्पन्न होता है और वो मानसिक रोगी हो जाते हैं, और मानसिक रोगी होने के कारण वे अपराध पे अपराध करते हैं। साइको किलर, ऐसे ही मनोविकार से ग्रसित लोगों की कहानियां हम लोग देखते और पढ़ते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं। आर्थिक पिछड़ापन भी कभी कभी बच्चों को चोरी करने पर मजबूर कर देता है। जब उनकी आवश्यकताएं पूरा नहीं हो पाती हैं और मन में उच्छृंखलता की भावना है, अच्छा दिखने की भावना है, तो वे क्या करते हैं कि गलत रास्ते को चुन लेते हैं। इसके बाद है यौन संबंधों को लेकर आक्रामक होना। ये हाल के समय में जो बच्चे इस तरह के अपराध कर रहे हैं उनमें ऐसी भावना बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, और इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं। सबसे पहला कारक तो ये इंटरनेट की दुनिया में जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को उन सारी चीज़ों से बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल पर इंटरनेट पर कोई चीज़ें सर्च करते हैं या जब इंटरनेट को खोलते हैं तो कुछ वल्गर चीज़ें सामने आ जाती हैं, और चूँकि बच्चे कोमल मन के होते हैं तो उनके मन में इस तरह की भावनाएं जो है वो तीव्र गति से अटैक करती हैं, और वे इसके प्रति ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं और अपराध करने लग जाते हैं। तो जब हम लोग कारण जानते हैं तो कारणों को दूर करके हम इससे बचाव भी कर सकते हैं। तो इन कारणों में ही इसके बचाव भी छुपे हुए हैं। इन सारे कारणों को अगर दूर कर दिया जाए तो ऐसी परिस्थितियों से भी बचा जा सकता है। तो रोकथाम और उपचार के पीछे कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। माता पिता का व्यवहार, इसके पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बालकों में सुधार और बाल सुधार गृह। जब बच्चे बाल अपराधी हो जाते हैं, उनके द्वारा कोई अपराध हो जाता है, तो उन्हें सुधार हेतु बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, और वहाँ भेजने के बाद उन्हें अच्छे आचरण करना सिखाया जाता है, सही गलत में अंतर बताया जाता है, वहाँ उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, अलग अलग कार्यों को करवाया जाता है, जिससे कि उनका ध्यान अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित हो सके। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को जाना, बालकों के विभिन्न कैटेगरी के बारे में जाना, उनके पीछे के कारण को जाना, उनके पीछे के निदान को जाना। तो आज का ये क्लास जो हमारा था काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।